ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इनफ्लोज पाने वाला देश हमारा भारत ही है। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, दिस इज ऑलमोस्ट 125 बिलियन यूएस डॉलर्स जो कि भारत के द्वारा एक साल में रेमिटेंस फ्लोज के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें खराब बात यह है कि इस रेमिटेंस फ्लोज में से एक बहुत बड़ी रेमिटेंस कॉस्ट है जो कि अगेन भारतीयों को ही भुगतनी पड़ती है। किसी किसी केस में ये रेमिटेंस कॉस्ट 6%, 8% और किसी किसी केस में 10 से 12% भी चली जाती है। और इसी रेमिटेंस कॉस्ट का सॉल्यूशन हमारे आरबीआई के द्वारा निकाला गया है, जिन्होंने डब्ल्यूटीओ में जाकर के एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके चलते आरबीआई का ये मानना है कि जो रेमिटेंस कॉस्ट है वो कम होते होते मात्र 3% पर आ सकती है। और इसका अल्टीमेटली फायदा भारत को और भारतीयों को होगा, बिकॉज फिलहाल जो रेमिटेंस इनफ्लोज इंडिया में आते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 10 से 12 बिलियन डॉलर ऐसा पैसा है जो कि इंडिया में पहुंच ही नहीं पाता। ये अल्टीमेटली रेमिटेंस कॉस्ट के माध्यम से वहीं पे जो दूसरे देश हैं वहीं पर ये छूट जाता है। बात करेंगे इस पूरे डेवलपमेंट के बारे में कि क्या एग्जैक्टली आरबीआई के द्वारा यहाँ पे प्रस्ताव किया गया है, रेमिटेंस कॉस्ट होती क्या है, एंड आरबीआई के द्वारा जो ये प्रस्ताव किया गया है इसके पीछे रीजन क्या है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है इंडिया का लार्जेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको कि हम लोग 14 अप्रैल सुबह 9 बजे कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर आपने इस टेस्ट में एनरोल नहीं किया है तो अभी एनरोल कीजिए। एनरोलमेंट इज कंप्लीटली फ्री और जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स और साथ में कई सारे इनाम भी है जो कि अनअकैडमी की तरफ से अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके अलावा यदि आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आकर के अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो अनअकैडमी अपने सेंटर्स को नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लेकर आ चुका है, जहाँ पर कि 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो शुरू करवा दिए गए हैं। अगर आपने इनमें एनरोल नहीं किया है, एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरनी है, जो भी आपकी डाउट्स हैं उसको वहां पे भरिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी डाउट्स को सॉल्व करवाएगी। साथ में आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे जब भी आप कोर्स में एनरोल करेंगे। ऑल राइट, सो बेसिकली आरबीआई और साथ में एनपीसीआई जो हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन दोनों के द्वारा मिलकर के डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स को एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे पेश करी गई है, जिसमें कि उन्होंने पूरा प्रस्ताव रखा है किस तरीके से जो रेमिटेंस कॉस्ट है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ ये रेमिटेंस कॉस्ट होती क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जो कि बाहर जाकर के काम कर रहा है, किसी और कंट्री में काम कर रहा है, उसने कमाई करने के बाद उस पैसे को वापस इंडिया भेजना है, तो जो भी पैसा वो इंडिया भेजता है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कमीशन है जो कि उसको पे करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये पैसा वो $200 से कम का पैसा भेज रहा है तो 10% के आसपास उसको पे करना पड़ता है। कभी कभी कुछ बैंकों में ये 15 से 20% के आसपास भी आपको पे करना पड़ जाता है। कहा जाता है कि ओवरऑल रेमिटेंस कॉस्ट अगर पूरी दुनिया भर की औसत निकाली जाए तो 6% से ज्यादा हमें देखने को मिल जाती है। मतलब कि जो भी इंसान यहां पे पैसा ट्रांसफर कर रहा है उसको अपने कमाए हुए पैसे को वापस इंडिया भेजने के लिए भी एक अलग से कॉस्ट यहां पे अदा करनी पड़ती है। उसका जो भी हर्जाना है वो उसी को वहां पर पे करना पड़ता है। इंडिया ने इसके अराउंड सजेशन पेश किया है। इंडिया कहता है कि जैसे हमने यूपीआई जैसा सिस्टम तैयार किया है, हमें वैसा ही एक इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम रेडी करना चाहिए अमंग द डब्ल्यूटीओ मेंबर्स, जिससे कि जो भी इंसान अगर किसी और कंट्री में जाकर के वो काम करता भी है तो वो अपने देश में वापस पैसा भेज सकता है और उसमें उसको रेमिटेंस के टाइम पे जो कॉस्ट आती है वो या तो बहुत ही कम आए और या फिर आए ही ना। इसके चलते फायदा क्या होगा, एक तो कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरा प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी एनहांस हो जाएगी और इससे रेगुलेशंस भी और ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। दिस इज व्हाट इंडिया है सजेस्टेड कि हमें एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिससे कि रेमिटेंस कॉस्ट क्विकली हो सके और उसमें जो रेमिटेंस कॉस्ट है वो भी ना के बराबर आए। नाउ इंडिया बाय द वे ये सेम जो प्रस्ताव है, जब डब्ल्यूटीओ की मीटिंग हुई थी पिछले महीने, आपको मालूम होगा जब अबू धाबी में डब्ल्यूटीओ की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी हमने सेम प्रस्ताव वहां पर पेश किया था। एंड मजे की बात यह थी कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सभी ने इंडिया के इस प्रस्ताव को उस समय पर भी सपोर्ट किया था।
सवाल ये आता है कि इंडिया इतना ज़्यादा इसको पुश क्यों कर रहा है। ऑब्वियसली नंबर 1 रीज़न तो यही है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इनफ्लोज पाने वाला देश अगर कोई है तो वो इंडिया ही है। 125 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा के रेमिटेंसेज हमें भारत में आते हुए देखने को मिलते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, इंडिया ये कहता है कि इसमें जो 10 से 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हमें हो रहा है वो पैसा असल में जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के उन बैंकों के पास जो कि पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर कमीशन चार्ज करते हैं। दूसरी बात, इंडिया ये कहता है कि ये एक तरीके से डबल टैक्सेशन की तरह ही काम कर रहा है, बिकॉज जो हमारे सिटीजन्स हैं एक तो वो अपनी कमाई पे वहाँ पे टैक्स तो भर ही रहे हैं और उसके बाद उनको पैसा ट्रांसफर करने के लिए भी वहाँ के बैंकों को पैसा देना पड़ रहा है। नंबर 3, इंडिया यह भी कहता है कि जो टोटल रेमिटेंस कॉस्ट आज की डेट में आ रही है वो 6.2% के आसपास आ रही है, लेकिन जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंदर टारगेट दिया गया है कि ये कॉस्ट 3% से कम की होनी चाहिए और ये भी एक बड़ा कारण है कि इंडिया इस चीज के लिए यहां पर पुश कर रहा है। इतना ही नहीं, हम सभी को मालूम है कि दुनिया भर में अगर किसी कंट्री की सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा है, लार्जेस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन है, तो वो भी भारत की ही है। और ये आंकड़ा वैसे तो थोड़ा पुराना आंकड़ा है, लेकिन अगर हम पुराने आंकड़े को भी देखें तो 16 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस हैं जो कि इंडिया से बाहर जाकर के रहते हैं और वहाँ के देशों में काम करते हैं और अल्टीमेटली वही उस पैसे को वापस इंडिया में भेजते हैं। यही कारण है कि इंडिया इस रेमिटेंस कॉस्ट को कम करने की इतनी कोशिश करवा रहा है। ऑल्सो अगर आप देखें तो रिसेंटली हम लोग रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। कई सारे देशों के साथ हमारे जो रुपी अग्रीमेंट्स हैं वो भी पूरे हो चुके हैं और इसका भी परिणाम यही हो रहा है कि इंडिया में जो रेमिटेंस कॉस्ट, जो रेमिटेंस इनफ्लोज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि इंडिया यहाँ पे रेमिटेंस कॉस्ट को कम करना चाहता है। अच्छा, जो बाकी देश हैं वो इंडिया को सपोर्ट क्यों करते हैं? आपको बता दूं, दुनिया भर में जो टोटल रेमिटेंसेस के इनफ्लोज होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 860 बिलियन डॉलर के होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसमें 670 बिलियन डॉलर मतलब कि ऑलमोस्ट 80% के आसपास का जो रेमिटेंस इनफ्लोज हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ही जाते हैं, क्योंकि इन्हीं देशों के लोग हैं जो कि अल्टीमेटली किसी डेवलप्ड कंट्री में जाकर के अच्छी नौकरी करते हैं, ज़्यादा पैसे वाली नौकरी करते हैं। तो अल्टीमेटली क्योंकि यही पैसा उनके पास ज़्यादा आ सकता है, यही पैसा जो है उनके पास पहुंच सकता है, इसीलिए बाकी भी जो देश हैं वो यहाँ पे इंडिया के समर्थन में आ खड़े हैं और उनका भी ये कहना है कि रेमिटेंस कॉस्ट को हमें कम करना चाहिए ही चाहिए। लेकिन सैडली क्या हुआ, जब इंडिया ने इस प्रपोजल को WTO में पेश किया था, केवल 2 देश थे जिन्होंने आउटराइटली इस प्रपोजल को वीटो किया था। USA और स्विट्जरलैंड, इन्होंने कहा था कि हमें इस प्रपोजल को एग्जामिन करने के लिए भी और समय चाहिए और रीज़न बड़ा साफ था, क्योंकि इन्हीं के 2 देशों के बड़े बड़े बैंक्स हैं जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करते हैं और इनको बड़ा फ़ायदा होता है उस रेमिटेंस कॉस्ट से, और इन्हीं का ये कहना था कि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ के फेवर में अभी नहीं हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इंडिया का जो यहाँ पे डिमांड है वो UN के गोल्स के भी साथ मेल खाता है, बाकी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके गोल्स के साथ भी मेल खाता है। एंड सबसे बड़ी बात, जो ये रेमिटेंस का इन्फ्लोज आता है ये अल्टीमेटली जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में दिखने वाले हाउस होल्ड्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उम्मीद करते हैं कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये इस चीज़ में बाधा ना बने और अल्टीमेटली जो भी ये पैसा है इसको वापस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेजने का प्रयास किया जाए। देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए कुछ पॉडकास्ट को आयोजित कर रहा है, स्पेशली अगर आप लोग 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉडकास्ट को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकते हैं जिससे कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के चांसेस और भी बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।